बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 18 ये आपका ज़ूलॉजी सेक्शन कवर करेगा और आज इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो आज आप करने वाले हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हार्मोन्स को डिफ़ाइन करना है आपने, और उसके साथ साथ ये बताना है कि हार्मोन्स का जो मोड ऑफ़ एक्शन है वो क्या होता है, और इसके लिए आपको एक सूटेबल डायग्राम जो है वो भी साथ में अपने क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए ड्रॉ करनी है। तो 104 पर इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको देखते हैं कि क्या है इसमें 104 में। तो सबसे पहले तो एक चीज़ बताती चलूँ आपको कि यही क्वेश्चन जो है ये आपके शॉर्ट में भी पूछा है, एक डेफिनेशन में भी पूछा है, और अब यही लॉन्ग में मोड ऑफ़ एक्शन और डायग्राम के साथ मिलाकर भी पूछा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको हार्मोन की डेफिनेशन को लगा लें। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हार्मोन की डेफिनेशन है, पेज नंबर है 104, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि हार्मोन जो है वो एक ग्रीक वर्ड हार्मोन से निकला है, जिसका मतलब होता है एक्साइट। अब इसमें क्या होता है कि हार्मोन एक्चुअल में कुछ ख़ास किस्म के जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं, उसमें से निकलने वाली सीक्रेशंस होती है। इस सीक्रेशंस का काम क्या होता है कि ये ब्लड में शामिल हो जाती है, और ब्लड में शामिल होने के बाद ये अपने पर्टिकुलर सेल तक जाती है, जिसको टारगेट सेल कहते हैं, और वहाँ पर जाकर अपनी एक्टिविटी जो है वो उसको शो करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे, इसमें हार्मोन की डेफिनेशन है, फिर थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 10 से लेके यहाँ तक। इसमें ये बात बताई जा रही है कि जो हार्मोन है ये ब्लड स्ट्रीम जो है इसके अंदर शामिल हो जाएगा। उसके बाद ये अपने स्पेसिफिक टारगेट सेल जो है वहाँ तक पहुँचेगा, और इस रास्ते में जितने भी एक्स्ट्रा सेल आएंगे इनको इग्नोर करेगा, क्योंकि इसको कहाँ जाना है, इसको सीधा अपने टारगेट सेल की तरफ जाना है। अब ये तो हो गई आपके पास डेफिनेशंस, यानी यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डेफिनेशंस, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास मोड ऑफ एक्शन, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर यहाँ आ जाइए आप, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे देखें, मोड ऑफ एक्शन की हेडिंग आपने पुट करनी है, और फिर यहाँ से लेके सबसे पहले यहाँ तक लिखना है। इसको आपको ब्रीफली बता दूँ मैं कि इसमें क्या बात कही जा रही है। ये आपसे कह रहा है कि आम तौर पे हार्मोन्स जो है इनको अपने टारगेट सेल तक पहुँचना ही होता है, लेकिन इनके पास ये कह लीजिए कि इनकी 2 किस्म की कैटेगरीज़ होती है। एक होती है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है कि ये पोलर नेचर के होते हैं और ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे जो हार्मोन होते हैं ये होते हैं आपके लिपोफिलिक। लिपोफिलिक का मतलब होता है ये नॉन पोलर काइंड होती है, ये स्टेरॉइड्स या थायराइड हार्मोन्स होते हैं। तो बेसिकली इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ये 2 काइंड्स का ही है, या इनकी जो कैटेगरी है कह लीजिए 2 तरह की, हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक। तो ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन देने के बाद अब आप फर्स्ट हेडिंग पुट करेंगे, वो होगी हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स की, ठीक है, जिसको प्रोटीन हार्मोन्स भी कहा जाता है। अब आप इसको लगाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन देखें, यहाँ से लेके ये पूरा पैराग्राफ है आपका, ठीक है, इसको कीजिए। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि ये हार्मोन्स जो हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लिपिड्स के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। यही वजह है कि ये जो हार्मोन होते हैं ना, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस नहीं हो सकते, बाहर ही रहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड कुछ सेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे हम प्रोटीन रिसेप्टर्स कहते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, उन प्रोटीन रिसेप्टर्स जो है उस तक पहुंच जाते हैं, और उसको पहुंचने के बाद जब ये उसके अंदर ऐड हो जाते हैं प्रोटीन रिसेप्टर्स में, तो ये प्रोटीन रिसेप्टर अपनी शक्ल तब्दील कर लेगा, ऑल्टर कर लेगा। अब ये प्रोटीन रिसेप्टर इस काबिल होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आसानी से डिफ्यूज़ हो जाए, और डिफ्यूज़ होने के बाद ये सीधा न्यूक्लियस को टारगेट करता है, और इसको जो भी काम करना होता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल किसी ख़ास किस्म की डीएनए आरएनए की सिंथेसिस है, या इस तरह का कोई भी काम है जिसको ट्रिक करना है, ये वो करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये कहते हो कि इसको सेकेंड मैसेंजर एक रिक्वायर्ड होता है। तो पहले आपने क्या करना है, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखें, ये वाली लाइन है, इसको ऐड कीजिएगा कि एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होगा, जो अभी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई कि सेल के बाहर कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ये इनमें जाकर कह लीजिए बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद इन रिसेप्टर्स की जो शक्ल है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद एक बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है उसकी कह लीजिए कि चेन स्टार्ट हो जाती है, और वो अपनी जो भी एक्टिविटी करेगा सेल में, वो सारा का सारा प्रोसीड होगा। तो पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा, मोर फ्रिक्वेंटली की लाइन कट करके सेकंड से लेके एक्टिविटी ऑफ सेल तक कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, जिसमें दूसरा हार्मोन है आपका लिपोफिलिक, ठीक है, इस पर आ जाओ आप। उसके बाद आप इसकी डायग्राम भी सीखेंगे।
तो लिपोफिलिक में आने के बाद अब आप यहाँ देखें, ये आपने हेडिंग पुट की लिपोफिलिक की, जिसको आप स्टेरॉइड हार्मोन भी कह रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। आप समझ लीजिए इसमें होता क्या है। ये ख़ास किस्म के स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं, या थायरॉइड हार्मोन कह लें आप इनको कहते हैं कि ये लिपोफिलिक हैं। इनकी ख़ास बात क्या होती है, लिपिड के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो लिपिड के अंदर सॉल्युबल होने का फ़ायदा क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में डायरेक्ट डिफ्यूज़ हो जाएंगे। अब जब ये सेल मेम्ब्रेन में डायरेक्ट डिफ्यूज़ हो जाएंगे तो इस दफ़ा ये किस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे, जो कि सेल के अंदर मौजूद है। तो सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं इनके साथ ये बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने के बाद अब उन रिसेप्टर्स की भी शक्ल चेंज हो जाती है, और उसके बाद वो ख़ास किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेरॉइड या थायराइड हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं, आमतौर पे ये जो जीन्स की एक्टिविटीज़ है उसको चेंज कर देते हैं। और आम तौर पर ये वाला जो काम है ये करने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कुछ मिनट्स लगते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ दिन भी इसको लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखा है। अब ज़रा इस डायग्राम को देखें, ध्यान से देखें। पहली जो डायग्राम है आपके पास, ये वाली, ये आपके पास हाइड्रोफिलिक की है। अब इसमें आप देखो, ये आपके पास सिक्रेटरी सेल्स है, जिसको आप समझ लीजिए कोई ग्लैंड है। यहाँ से आपके पास कुछ हार्मोन मॉलिक्यूल्स जो वो रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे ही हार्मोन मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे तो ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे। अब ब्लड स्ट्रीम में शामिल होने के बाद फ़र्ज़ कर लीजिए ये आपका टारगेट सेल है जो येलो बाउंड्री के साथ है। इसके बाहर मौजूद है रिसेप्टर्स, ठीक है। ये रिसेप्टर्स के साथ आके अटैच हो जाते हैं। अब इस रिसेप्टर की शक्ल चेंज हो जाती है। ये रिसेप्टर अपनी शक्ल चेंज करके सेल के अंदर तक की एक्सेस कर लेगा, और जैसे ही अपनी शक्ल चेंज करेगा तो अब ये जाके अपने जो टारगेट न्यूक्लियस है उस तक पहुंचेगा, और इसको जो भी मैसेज देना है, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सिंथेसिस करनी है किसी डीएनए की, किसी आरएनए की, या कोई और ख़ास काम करना है, तो वो उसको ट्रिक करता है और बायोकेमिकल रिएक्शन की सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। अच्छा, ये डायग्राम आपको बनानी है इस क्वेश्चन के साथ, इसीलिए इसको थॉरोली एक्सप्लेन भी कर रही हूँ मैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो दूसरा आपके पास लिपोफिलिक प्रोटीन है या लिपोफिलिक हार्मोन है, इसको देख लीजिए। ये क्या करता है, ये भी सिक्रेटरी सेल से, यानी कि आपके जो ग्लैंड्स हैं यहाँ से सिक्रीट होगा। ये आपके पास आ गया हार्मोन के कुछ मॉलिक्यूल्स, ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल होगा। अब क्योंकि इनके अंदर ये ख़ास बात होती है कि इनमें लिपिड मौजूद होता है, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो इनकी एक्सेस सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक होती है, सीधा सेल मेम्ब्रेन के अंदर पहुँच जाएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये क्या करेगा, ये कुछ ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स हैं, इनके साथ कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद अब इसकी भी शक्ल चेंज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसको भी एक्सेस मिल जाएगा कि ये डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर जो भी चेंजेस करनी है, कोई सिंथेसिस करनी है, कोई ख़ास काम परफॉर्म करना है, वो सारी की सारी इसको एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों के मोड ऑफ एक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है, एक जो है लिपिड सॉल्युबल है, एक जो है वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, हार्मोन बन गए, उसके बाद उसका मोड ऑफ एक्शन हो गया, उसकी टाइप्स हो गई, और ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ये हो गई, ठीक है। तो इस तरह आपका लॉन्ग का पहला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब आप आ जाइए लॉन्ग के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और इसको देखते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग का दूसरा क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके जो लोब्स हैं और जो हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, इसको आपने डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो पेज नंबर 108 पर आ जाएं। इसमें आपको टाइप्स भी मिल जाएंगी, और साथ में इसके जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो यही वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में भी आया है, लेकिन शॉर्ट में ये इतना डिटेल में नहीं है, लॉन्ग में ये थोड़ा सा ज़्यादा है, सही है। तो यहाँ से आप इसको लिखना शुरू करेंगे। ये है आपके पास पेज नंबर 108, ठीक है। और ये वाला पार्ट आप करेंगे, देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको मार्क कर लीजिए। फर्स्ट हेडिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को आमतौर पर हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस जो है इसके स्टॉक के साथ एक अटैच पी साइज का एक ग्लैंड होता है, मतलब मटर का जो दाना होता है ना, उतना ही पी साइज होता है इसका, ये ग्लैंड यहाँ पे अटैच होता है। और इसके दो डिस्टिंक्ट लोब्स होते हैं। पहला लोब जो है वो ग्लैंड्यूलर सा होता है, इसको हम कहते हैं कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी है। और जो दूसरा आपका लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये जो है वो थोड़ा सा, इसकी फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे की तरह की होती है, इसको हम न्यूरोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। दोनों किस्म के जो लोब्स हैं, अलग अलग किस्म के जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर पिट्यूटरी को देख लो, जिसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस भी है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले आप इसमें लिखें। ये आपको बता रहा है कि इंटीरियर पिट्यूटरी जो एक इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और उसे तकरीबन 7 किस्म के मुख्तलिफ एसेंशियल हार्मोन्स जो है
ये रिलीज़ होते हैं। उसके बाद 2 लाइन्स ड्रॉप करके यहाँ से लिखिएगा सेवरल से लेके यहाँ ग्लैंड तक। इसमें आपको बता रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन्स हैं ये इंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। इनको कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं, इसको आप ट्रोपिन्स कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम ट्रॉपिक हार्मोन्स भी होता है। ये क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सीक्रेशंस हैं इसको स्टिमुलेट करते हैं टारगेट ग्लैंड में। अब जैसा कि इसने सबसे पहले फर्स्ट वाला आपको बताया है, ये देखें जिसको ACTH कहते हैं, इसका नाम क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इसको स्टिमुलेट करता है कि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन देख लो, ये नेक्स्ट पेज पर आ जाओ आप। ये है मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। इसका काम क्या होता है कि ये सिंथेसिस और डिस्पर्जन करता है मेलानिन पिगमेंट इन द स्किन। अब ये मेलानिन पिगमेंट्स क्या चीज़ होते हैं, इससे स्किन कलर जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, अगर ये डार्क होगा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा, अगर ये कम होगा तो कॉम्प्लेक्शन लाइट होता है। उसके बाद एक ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, मसल्स की, बोन्स की और जो दूसरे टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ में काम आता है। उसके बाद है प्रोलैक्टिन। इसका काम क्या है कि ये मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो मिल्क प्रोड्यूस करे, यानी चाइल्ड बर्थ के बाद की बात है सारी। उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करे। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है आपका, ये क्या करता है, गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है। अब गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरीज दोनों आ जाते हैं। तो ख़ास किस्म के स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करेगा, ये ओवरीज में स्टिमुलेट करेगा और जो टेस्टोस्टेरोन है इसको ये टेस्टिस के लिए करेगा। उसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH भी कहते हैं। ये क्या करता है, फीमेल्स में तो ओवरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में स्टिमुलेट करने के काम आएगा, जबकि मेल्स में क्या करता है, जो स्पर्म्स है उसकी डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ यहीं तक लिखिएगा इसको। ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड्स हैं। ठीक है, इसको भी मार्क कर लें। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 किस्म के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, इसकी एंडिंग होती है। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स स्टार्ट कहाँ से थे, हाइपोथैलेमस से, और एंड कहाँ हो रहे होंगे थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, इसीलिए इसको न्यूरोफाइसिस भी कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर अब आप क्या बताएंगे, नेक्स्ट लाइन से आप बताएंगे कि ये जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस की सिक्रीशंस कुछ खास किस्म की होती है। इसमें 2 चीज़ें अभी, एक आपके पास है ADH, जिसे आप कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अभी जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है कि ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, यानी यूरिन को थोड़ा स्टॉप करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हार्मोन है, यहीं से निकलेगा, ये होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है इसके 2 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, चाइल्ड बर्थ में ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी जब लेबर पेन हो तो उस वक्त ये हेल्प करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करता है, ये उसके साथ साथ फ़ौरन स्टिमुलेट हो जाएगा और जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा ताकि वो मिल्क को प्रोड्यूस कर सके, जो बाद में बच्चे के काम है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर लाइन चेंज करनी है, हार्मोन से लेके आपने यहाँ तक लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। तो इस तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको न्यूरोफाइसिस कहते हैं, ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको मार्क करवा दिए, ये कंप्लीट हो गए आपके। अब हम तीसरा क्वेश्चन जो उसकी तरफ बढ़ेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली आपसे ये कह रहा है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके बारे में आपने बताना है, इसकी फिजियोलॉजी और इसका फंक्शन बताना है। ठीक है, तो पेज नंबर 115 है मेरे पास। इसमें सबसे पहले तो ये डायग्राम टिक कर लीजिए, ये वाली डायग्राम आप साथ में ड्रॉ करेंगे। अब आ जाए आपने लिखना कितना है। ठीक है, ये आपके पास एड्रिनल ग्लैंड, सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड जो है ये किडनीज़ के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड होती है। हर एड्रिनल ग्लैंड जो है इसमें एक इनर पोर्शन होता है, उसके बाद एड्रिनल मेड्यूला होता है और एक आउटर पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। यानी इनर पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला और जो आउटर पोर्शन है उसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। कुल मिला के 2 हिस्से हो गए। ठीक है, अब आ जाओ आप सबसे पहले एड्रिनल मेड्यूला की तरफ। इसको आप पहले मार्क कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब समझ लीजिए कि जो एड्रिनल मेड्यूला होता है इसका जो सेंट्रल पार्ट है इसमें भी 2 किस्म के हार्मोन जो हैं ये प्रोड्यूस होंगे। एक कहलाता है एड्रिनालिन, ठीक है, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो नॉन एपिफेरिन यानी नॉन एड्रेनालिन होता है। ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेस के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। जब टेंशन में होते हैं या इस तरह से कोई स्ट्रेस होता है, ये उस वक्त ये दोनों हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्स करेंगे।
उसके बाद अब यहाँ से लिखें कि जो एड्रिनल मेड्यूला होता है ये एक्टिवेट होता है किस वक्त, जब नर्वस सिस्टम जो है इससे बॉडी को प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है कि कोई इमरजेंसी है, यानी बहुत स्ट्रेस आ गया, कोई इंजरी हो गई, कोई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो अब ये हिस्सा जो एक्टिवेट होगा और आपका ये जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आ जाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो दूसरा पार्ट है आपका। सबसे पहले तो आप इसको मार्क करें, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करें कि जो हार्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनते हैं, आमतौर पर स्टीरॉइड्स होते हैं, इसीलिए इसको कलेक्टिवली आप कहते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं। उसके बाद यहाँ से मार्क करें कि 3 मेन किस्म के जो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं ये आपको यहाँ मिलता है। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, दूसरा जो है, अब ग्लूकोकॉर्टिकोस्टीरॉइड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, कॉर्टिसोल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और उसके बाद आपके पास एक एंड्रोजन, ठीक है। ये 3 किस्म के हो गए, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंड्रोजन। तो सबसे पहले आपने इन 3 किस्म के जो आपके पास हार्मोन्स हैं इनका नाम लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग पुट की ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब इसको आप बताएं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है ये आमतौर पे मसल्स प्रोटीन को या अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है और फिर ये ब्लड में इसको शामिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अब आप अभी आपको बता रहा है साथ साथ कि ये लीवर को मतलब ऑर्डर करता है कि इसकी ब्रेक डाउन करें ग्लूकोज की, और इस तरीके से लीवर क्या है, एक ख़ास किस्म का एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोजिनेसिस। ये ग्लूकोजिनेसिस जो है, ग्लूकोजिनेसिस जो है ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद अब जब ये अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा तो इसके साथ साथ इंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं ACTH, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो आपके पास हार्मोन है वो था आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक है। यहाँ आ जाइए आप एल्डोस्टेरोन के ऊपर। एल्डोस्टेरोन जो है वो भी एक मेजर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है और इसको हम कलेक्टिवली मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, यानी कि मिनरल कॉर्टिकॉइड। अब ये मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या कहता है, बॉडी में मिनरल का बैलेंस जो है इसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल इसका काम क्या होता है कि किडनी जो है इसमें सोडियम आयन की जो एब्जॉर्प्शन है ये इसको कंट्रोल करता है यूरिन से। उसके बाद लास्ट आपके पास एक हार्मोन आ जाएगा, ये वाला जो हार्मोन है इसको हम कहते हैं एंड्रोजन, ठीक है। यहाँ से लगाएंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो एंड्रोजन है ये आमतौर पर सेक्स हार्मोन होता है। ये मेल या फीमेल में तब बनना स्टार्ट हो जाएगा जब वो एडल्ट की तरफ जाएंगे। इसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एडोलेसेंस। तो जब ये एडोलेसेंस का लेवल आ जाता है तब एकदम से एंड्रोजन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, मेल में भी और फीमेल में भी, और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं इंसानों में ये उसको प्रोमोट करता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आमतौर पे जैसे दाढ़ी के जो बाल वगैरह होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो एकदम से आना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप एडोलेसेंस में होते हैं, तो उसमें आमतौर पर यही वाला हार्मोन जो इस वक्त एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप आ जाओ इस तरफ, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके कि हार्मोन्स, इसके फंक्शन और जो एंडोक्राइन टिश्यूज़ हैं वो आपको बताने, यानी कि ये कौन से हार्मोन और फंक्शन है जो कि दूसरे एंडोक्राइन टिश्यूज़ के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब आ जाओ पेज नंबर 119 के ऊपर, 119 के ऊपर सीधा। थोड़ा सा ये टॉपिक डिफरेंट है। यहाँ पे आ जाए आप, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो अंदर एंडोक्राइन टिश्यूज़ हैं इसकी हेडिंग डालेंगे और उसके बाद एक लाइन लिखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स की जो एक वैरायटी है वो कुछ टिश्यूज़ से प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से है, किडनी से, हार्ट से, प्लेसेंटा से, इससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन्स हैं ये इन टिश्यूज़ से निकल रहे होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद फर्स्ट हेडिंग पुट करेंगे गैस्ट्रिन की, और गैस्ट्रिन के बारे में बताएंगे कि गैस्ट्रिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो क्या करता है, म्यूकोसल ग्रोथ को, गैस्ट्रिक मोटेलिटी को, इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीक्रेशंस को वॉल ऑफ स्टमक में क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो गैस्ट्रिन की हेडिंग डाल के आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया। उसका सेकेंड हेडिंग आप पुट करेंगे, इधर आ जाए। ये हेडिंग जो है आपके पास है सिक्रेटिन की, इस सिक्रेटिन को भी पूरा लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें आप बताएंगे ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या करता है, ये स्टमक का एनवायरनमेंट जो है इसको रेगुलेट करेगा, पैंक्रियाज और लीवर का जो कह लीजिए कि पीएच है इसको मेंटेन करता है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि जो ड्यूडेनियम है इसकी जो बेसिक स्टेट है इसको कंट्रोल करे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हार्मोन आता है, ये क्या होता है, कॉलिकोसाइटोकाइनिन। अब ये कॉलिकोसाइटोकाइनिन जो है ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है,
ये भी ड्यूडेनियम से निकलेगा, स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को, और साथ साथ पैंक्रियास को कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं इसको प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पहले हेडिंग पुट करनी है, फिर ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक आ जाएगा, ये है एंजियो टेंसिन। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन जो है ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। छोटी सी हेडिंग है, पहले हेडिंग पुट होगी, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। उसके बाद आपके पास एरिथ्रोपाइटिन की हेडिंग डलेगी। ठीक है, ये क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स की जो सिंथेसिस है बोन मैरो में इसको स्टिमुलेट करेगा। ये हेडिंग भी यहाँ से यहाँ तक पुट हो जाएगी। लाइन से सारे हार्मोन्स चल रहे हैं आपके। ठीक है, उसके बाद अगला आपके पास आएगा आर्ट्रियल न्यूट्री यूरेटिक हार्मोन। इसकी हेडिंग डलेगी और यहाँ से लिखा जाएगा कि ह्यूमन हार्ट जो है ये ख़ास किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम आर्ट्रियल न्यूरी यूट्रिक हार्मोन कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि सॉल्ट एंड वाटर की जो एक्सक्रीशन है इसको इंक्रीज़ करता है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, ये कौन सी होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन की। अब प्रोस्टाग्लैंडिन में आप क्या लिखेंगे कि ये भी एक लिपोफिलिक हार्मोन है जो मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी के जो टिश्यूज़ जितने भी हैं इन सब में इन्वॉल्व होगा। ये क्या करेगा, अगर बॉडी में खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इस तरह की कोई भी ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है तो इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। लास्ट एक हार्मोन आपका बचा प्लेसेंटा से रिलीज़ होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको लिखना कि ये जो प्लेसेंटा है ये भी एक एंडोक्राइन टिश्यूज़ है और ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करता है। इसमें से ख़ास तौर पे जो है ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी एससीजी और प्रोजेस्टेरोन है, ये दो हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। लास्ट में आप लिखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि ये एंडोर्फिन रिलीज़ करता है। ठीक है, एंडोर्फिन की हेडिंग डलेगी और आप लिखोगे कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि पेन रिलीफ में काम आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सवाल को बहुत प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। हर हार्मोन की हेडिंग डलेगी और फिर उसकी जो डिटेल्स हैं वो स्टडी करते हैं आप और उसको लिखते चले जाते हैं। ठीक है, हेडिंग्स को आप ब्लैक कलर के मार्कर से लिखेंगे और बाकी अंदर का जो मटेरियल उसको प्रॉपर ब्लू पेन से लिखेंगे। इस तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के साथ है। ठीक है, अब ये पेज नंबर 121 के ऊपर है आपका और पूरी हेडिंग है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आपने क्या लिखना है, इसमें पूरी हेडिंग है, इसको समझ लीजिए कि क्या है। ये बहुत रेयर मैकेनिज़्म होता है एंडोक्राइन सिस्टम का और इसमें सिर्फ कुछ ही हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इनका काम क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है इसको रेगुलेट करते हैं। अब एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि एक हार्मोन रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद वो अपना वर्क जो है स्टार्ट करता है। तो जैसे ही वो हार्मोन रिलीज़ होता है वो मज़ीद उस हार्मोन को एडिशनल रिलीज़ करने की तरफ फ़ोर्स करता है। यानी एक हार्मोन रिलीज़ हुआ, उसने अपना काम स्टार्ट किया और जैसे ही उसने अपना काम स्टार्ट किया वो और ज़्यादा रिलीज़ होने लगा। तो इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। अब इसकी एग्जांपल देखें, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। ठीक है, ये कुछ ही हार्मोन है जो इस तरह काम करते हैं, इनमें से एक है ऑक्सीटोसिन। अब ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के तौर पे काम करेगा। कैसे, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है तो उस वक्त क्या करता है, ये सबसे पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में चाइल्ड बर्थ हो जाती है। अब जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगी तो ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। ये मज़ीद ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगा ताकि ये जो मेमरी ग्लैंड है इसको स्टिमुलेट करे, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो लैक्टेशन वाला काम है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी मिल्क बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की और जब चाइल्ड बर्थ जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो उसके साथ साथ वो मेमरी ग्लैंड जो उसको भी स्टिमुलेट कर रहा है और स्टिमुलेट करने पर उसको फोर्स कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की इजेक्शन करे ताकि वो जो न्यू बॉर्न है उसके लिए वो एक प्रॉपर मिल्क जो है उसको प्रोड्यूस कर सके। तो ये रेयर केसेस होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में आपको कम ही हार्मोन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको प्रॉपर लिख लेना है। तो मैंने कोशिश की थी स्टूडेंट्स के ब्रीफली सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक इस चैप्टर में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं इनमें शेयर कर लिया कीजिए, कमेंट कर लिया कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।